अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज। आज सेकंड पार्ट है। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यूजिंग द गिवन डाटा। उसने हमें ना एक इक्वेशन प्रोवाइड की है। वो कहता है इस इक्वेशन में आपने एंथैल्पी चेंज फाइंड करनी है। इक्वेशन में देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो N2 और O2 हमारे रिएक्टेंट्स हैं और NO हमारा प्रोडक्ट है। उसने हमें 3 एनर्जीज दे दी हैं। पहली उसने एनर्जी प्रोवाइड की है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, जो कि है 958.38। अगली है ऑक्सीजन की, जो कि है 498 किलो जॉल पर मोल। और तीसरी है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि है -626 किलो जॉल पर मोल। अब इन 3 एनर्जीज का यूज़ करके हमने टोटल एंथैल्पी फाइंड करनी है। पहले नंबर पे क्या करते हैं, स्टेप 1, एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स। अब इस रिएक्शन में ना टोटल 2 बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की और दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगी तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। तो पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा एच ब्रेक पहली है 958.38, जो कि है नाइट्रोजन की, और दूसरी बॉन्ड ब्रेक हो रही है ऑक्सीजन की, जिसकी एनर्जी है 498 किलो जॉल पर मोल। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आंसर आएगा 1456.38 किलो जॉल मोल। तो ये एनर्जी टोटल चाहिए होगी 2 बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। अगले स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, तो इसमें जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो हम उसको अब कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी रिलीज्ड फॉर्मिंग बॉन्ड्स, तो उसमें अब देखें तो 2 बॉन्ड्स बन रही हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो एक की एनर्जी उसने दी है 626 किलो जॉल, तो 2 की क्या हो जाएगी 1252 किलो जॉल पर मोल। और इसके साथ माइनस साइन का मतलब है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करेंगे नेट डेल्टा एच, यानी ओवरऑल इंथैल्पी चेंज फाइंड कर रहे हैं। वो कैसे करते हैं, आपने इन दोनों को माइनस कर देना है। ये एनर्जी टोटल एब्जॉर्ब हुई है और ये टोटल एनर्जी रिलीज़ हुई है। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 204.38, और ये आंसर आ रहा है प्लस में। इसका मतलब है कि इतनी एनर्जी एंथैल्पी चेंज में आ रही है। तो ये रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि रिएक्शन एनर्जी आ रही है पॉजिटिव साइन के साथ। तो जो उसने हमसे पूछा था कि आपने एंथैल्पी चेंज फाइंड करनी है, वो हमने फाइंड कर ली है और वो आंसर आया है +204.38 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स हीट एंड एंथैल्पी। कहता आपने हीट और एंथैल्पी में क्या फ़र्क है वो बताना है। तो यहाँ हमने कंपैरिजन के फॉर्म में इसको लिख लिया है। पहले नंबर पे हीट क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 बॉडीज़ ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। वो एनर्जी जो किसी 2 बॉडीज़ के दरमियान में ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से, उसको कहते हैं हीट। मसलन आप चाय का कप जब हाथ लगाते हैं उसको, तो आपको हीट महसूस होती है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जो हीट चाय के कप में थी उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, तो वो हीट आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कम। तो हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। तो ये हीट एक्चुअली में एनर्जी है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज़ कॉल्ड एंथैल्पी। अब एंथैल्पी क्या है, किसी भी सिस्टम में मौजूद टोटल हीट कितनी है वो एंथैल्पी कहलाती है। मसलन आप वाटर को बॉईल कर रहे हैं किसी भी बर्तन में, तो उस बर्तन की हीट क्या है, उसमें मौजूद वाटर की हीट क्या है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंथैल्पी। हीट को मेजर करते हैं जॉल्स में और एंथैल्पी को आमतौर पर मेजर करते हैं किलो जॉल पर मोल में। हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के साथ, स्मॉल क्यू, और एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच के साथ। डिपेंड्स ऑन द पाथ नोट अ स्टेट फंक्शन। हीट जो होती है ना वो पाथ पे डिपेंड करती है। मतलब पाथ का मतलब है किस रास्ते से हीट ट्रांसफ़र हुई है, तो ये डिपेंड करती है पाथ पे। जबकि जो एंथैल्पी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट के। पहले क्या एनर्जी थी और चेंज के बाद क्या हीट में एनर्जी है, तो वो हम एंथैल्पी में देखते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं स्टेट फंक्शन, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करती है। उसके बाद एग्जांपल है हीट कमिंग फ्रॉम बर्निंग ऑफ वुड। जैसे आग जलाते हैं जब लकड़ियों को, तो उसमें से जो हीट एनर्जी है वो हीट होगी। और एंथैल्पी है, जब भी कोई रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी में चेंज क्या आ रहा था, हम उसको मेजर करते हैं एंथैल्पी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन वाई द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड इज़ ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी वो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो वो आपसे रीज़न पूछ रहा है कि वो रिएक्शन या वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक क्यों होता है। कहते हैं व्हेन अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन एटम्स एनर्जी इज़ ऑलवेज रिलीज। जब भी एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड बनता है तो हमेशा एनर्जी रिलीज़ होती है। दिस इज़ बिकॉज, अब इसकी रीज़न क्या है,
एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स टू अटेन लोअर एनर्जी एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी। एटम्स जो होते हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी एनर्जी को कम करे और स्टेबल बन जाए। तो हर एटम यही कोशिश करता है कि वो अपने आप को स्टेबल कर ले, और उसका तरीका एक ही है कि वो बॉन्ड्स बनाए, क्योंकि बॉन्ड्स बनने से एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी हासिल हो जाती है। तो एटम्स फॉर्म बॉन्ड टू अटेन लोअर एनर्जी, एटम्स बॉन्ड्स बनाते हैं ताकि वो अपनी एनर्जी को कम कर सकें, और जब एनर्जी कम होगी तो वो क्या हासिल कर लेंगे, स्टेबिलिटी। When they come together to form a bond, the system release excess energy in the form of heat or light। कहता है जब वो बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो उनके पास जो एक्सेस में एनर्जी होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है, वो उसको रिलीज़ कर देते हैं। किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में। दिस मेक द रिएक्शन एक्सोथर्मिक, और जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। दिस रिलीज ऑफ एनर्जी इंडिकेट्स दैट द प्रोडक्ट्स आर एट लोअर एनर्जी लेवल दैन द सेपरेटेड एटम्स। तो जब एनर्जी उनकी रिलीज़ हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, और प्रोडक्ट की एनर्जी ऑब्वियसली फिर कम होगी रिएक्टेंट से। इसकी एग्जांपल उसने दी है, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म H2। अब जब दो हाइड्रोजन के एटम H2 बनाएंगे, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनाएंगे, तो एनर्जी रिलीज़ कितनी होगी, 436 किलो जूल पर मोल। तो ये रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिपिड्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में लिपिड्स का क्या किरदार है, क्या फंक्शन है। लिपिड्स आर फैट्स एंड ऑयल्स फाउंड इन आवर बॉडी। लिपिड्स मेनली किस फॉर्म में होते हैं, फैट की फॉर्म में या ऑयल्स की फॉर्म में। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एंड परफॉर्म मैनी फंक्शंस। वो हमारी बॉडी में हेल्थ में और भी फंक्शंस परफॉर्म करने में काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। तो पहला उनका रोल है सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लिपिड्स एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। When our body needs energy, especially during fasting or exercise, it uses stored fat। हमारी बॉडी में एनर्जी जो होती है ना, वो फैट की फॉर्म में भी स्टोर होती है। तो जब हम कोई खुराक नहीं हासिल कर रही होती या हम रोज़ा रखा होता है, तो उसमें हमारी बॉडी क्या करती है, जो लिपिड स्टोर होते हैं ना फैट्स की फॉर्म में, तो हमारी बॉडी इनसे एनर्जी को फिर एक्सट्रैक्ट करती है। इनफैक्ट लिपिड्स गिव मोर देन ट्वाइस द एनर्जी कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। कहता है एक्चुअल में जो लिपिड्स है ना, वो डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसकी निस्बत, कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन्स की निस्बत। अगला इनका रोल है कीपिंग बॉडी वार्म, ये हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। लिपिड्स आल्सो प्ले अ की रोल इन कीपिंग आवर बॉडी वार्म। दे आर प्रेजेंट अंडर द स्किन, ये हमारी स्किन के नीचे मौजूद होते हैं। एंड हेल्प टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। बाय प्रोवाइडिंग इंसुलेशन स्पेशली इन कोल्ड वेदर। अब जो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, ये इसको इंसुलेट करते हैं, यानी इसको बॉडी से बाहर निकलने नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस में रहता है। और तीसरा इनका रोल है पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं ना, उनकी जो आउटर लेयर है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन को भी बनाते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट लिपिड्स आर मेजर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एवरी सेल इन आवर बॉडी हैज़ मेम्ब्रेन मेड मोस्टली ऑफ लिपिड। कहता है हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन ज़्यादातर लिपिड्स की बनी होती है, विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। और ये मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस की मूवमेंट को कंट्रोल करती है कि कौन सा केमिकल सेल के अंदर जाएगा या कौन सा केमिकल सेल से बाहर आएगा। तो उस मेम्ब्रेन में भी लिपिड्स अपना किरदार अदा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। उसने अब तीनों टर्म्स के बारे में पूछा है, ये हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं डिटेल से। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हमने पढ़ी थी, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू द ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट रिएक्शन। कहता है वो एनर्जी जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अब्जॉर्ब करते हैं ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, उस एनर्जी को नाम क्या देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। फिर हमने उसमें ग्राफ पढ़ा था, जैसे ये रिएक्टेंट्स हैं हमारे और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो अब रिएक्टेंट्स से पहले प्रोडक्ट्स में जाने से पहले किस में जाना है, ट्रांजिशन स्टेट में, तो उनको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल ई और स्मॉल ए के साथ। हाई एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा रिएक्शन होने के लिए, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। अगला उसने पूछा है ट्रांजिशन स्टेट के बारे में, ये भी हमने अभी पढ़ा है। ट्रांजिशन स्टेट इज़ द हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन वेयर द रिएक्टेंट्स आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सबसे हाई एनर्जी वाला पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और जब भी रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना था तो पहले वो कहाँ पे रीच करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में। जैसे हमने इसमें ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि एक माउंटेन है, इस पर एक आदमी इस बॉल को पुश कर रहा है। अब समझ लें ये हमारी बॉल रिएक्टेंट्स है। तो पहले रिएक्टेंट्स कहाँ पे पहुँचे हैं, पहाड़ की चोटी पर पहुँचे हैं, और उसको नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट का। अब यहाँ से वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर। द ट्रांजिशन स्टेट इज़ शोन एट द पीक ऑफ द कर्व। किसी भी कर्व की पीक पे यानी टॉप पे ट्रांजिशन स्टेट को शो करते हैं।
आफ्टर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द ट्रांजिशन स्टेट आइदर रिटर्न्स टू द रिएक्टेंट और प्रोसीड द प्रोडक्ट। कहते हैं जब ट्रांजिशन स्टेट पर रिएक्टेंट्स पहुंच देते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए या वापस से वो किस में चले जाएँ, रिएक्टेंट्स की फॉर्म में ही। अब यहाँ पे एक रिएक्शन से भी इसको हम शो कर लेते हैं। दो रिएक्टेंट है हमारे, एक है A2 और एक है B2। तो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं AB और AB। तो इनको प्रोडक्ट में जाने से पहले किस में से गुजरना पड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट में। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, इनकी बॉन्ड्स बंद भी रही होती हैं, ब्रेक भी हो रही होती हैं। जैसे A और A की बॉन्ड भी ब्रेक हो रही है और B और B की बॉन्ड भी ब्रेक हो रही है, जबकि A और B के दरमियान नई बॉन्ड्स बन रही हैं। तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तीसरे नंबर पर उसने पूछा है एरोबिक रेस्पिरेशन। उसमें हमने पढ़ा था द प्रोसेस दैट अकर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में होता क्या है, ग्लूकोज जो कि शुगर की एक टाइप है इस ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इस ग्लूकोज को ना ब्रेक किया जाता है ऑक्सीजन की मदद से। दिस रिलीज एनर्जी। अब ये काम करते हैं क्यों है, ताकि इससे एनर्जी रिलीज़ हो, विच द बॉडी यूजेज फॉर मूविंग, थिंकिंग एंड ग्रोइंग, जिसको हमारी बॉडी मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ करती है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इस रिएक्शन के दौरान ना कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और वाटर भी बनता है। आगे है एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होगी और इसमें रिएक्शन कौन सा होगा, ये ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है किसमें, पायरुवेट में, और साथ में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और इसके साथ साथ पायरुवेट किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और साथ में एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा, इसलिए इसको नाम दे रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पोर्शन है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है व्हाई इट इज़ इसेंशियल टू कुक सम ऑफ द फूड आइटम्स वाइल अदर वी कैन ईट विदाउट कुकिंग। कहता है ऐसा क्यों है, कुछ ग़ज़ाएँ या कुछ खुराक ऐसी है जिसको हम पका कर यूज़ करते हैं और कुछ ग़ज़ाएँ ऐसी हैं जो कि हम बगैर पकाए ही खा लेते हैं। तो इसकी रीज़न आपने मेंशन करनी है। तो कुकिंग फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ हेल्थ एंड डाइजेशन। हियर इज़ वाई। पहले हम देखते हैं कि खुराक को कुक करना क्यों ज़रूरी है। पहले नंबर पे टू मेक इट सेफ़र, कि वो हमारी बॉडी के लिए सेफ़ हो, किसी किस्म का नुकसान ना हमारी बॉडी को दे। सम फूड आइटम्स लाइक रॉ मीट, पल्सेस और वेजिटेबल्स कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया, पैरासाइट और वायरसेस। कहता है कुछ ग़ज़ाएँ जैसे कच्चा गोश्त है, दालें हैं और सब्ज़ियाँ हैं, उनके अंदर ना बैक्टीरिया होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं और वायरस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को नुकसान दे सकते हैं। तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, कुक करना पड़ता है। कुक हेल्प्स टू किल दीज जर्म्स मेकिंग द फूड सेफ टू ईट। तो कुकिंग से क्या होगा, ये जो जरासीम है ना ये मर जाएंगे, तो हमारी बॉडी के लिए वो खुराक क्या बन जाएगी, सेफ़ हो जाएगी। दूसरा, हम कुक क्यों करते हैं, टू मेक इट सॉफ्टर, ताकि जो ग़ज़ा है वो नरम हो जाए। कुकिंग आल्सो सॉफ्टन द फूड ब्रेकिंग डाउन टफ पार्ट्स लाइक फाइबर, स्टार्चेज एंड प्रोटीन्स। कुकिंग एक और काम भी करती है कि वो खुराक को सॉफ्ट कर देती है, नरम कर देती है, ताकि उसमें जो हार्ड केमिकल्स हैं या कंपाउंड है जैसे फाइबर्स हैं, स्टार्चेस हैं, वो नरम हो जाएं। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर आवर बॉडी टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जिससे हमारी बॉडी इन ग़ज़ाओं को अच्छी तरह हज़म भी कर सकती है और इनमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी हासिल कर सकती है। फॉर एग्जांपल अनकुक्ड लेंटिल्स और रॉ एग्स कैन बी वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। जैसे कच्चा अंडा है या दालें हैं, उनको हज़म करना काफ़ी मुश्किल है और मे कॉज फूड पॉइजनिंग, या फिर हमारी बॉडी में कच्चे अगर खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, कुक करते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड लाइक फ्रूट, नट्स और सम वेजिटेबल्स डोंट कंटेन हार्मफुल जर्म्स एंड कैन ऑलरेडी सॉफ्ट। अब जबकि कुछ ग़ज़ाएँ ऐसी हैं जो हम बगैर कुकिंग के ही खा लेते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं। अब इसकी रीज़न क्या कहता है, उनमें कोई भी हार्मफुल जर्म्स, नुकसानदेह जर्म्स नहीं होती है और वो पहले ही सॉफ्ट होती हैं। दीज कैन बी सेफली ईटन विदाउट कुकिंग, इसलिए उनको पकाए बगैर खाया जा सकता है। तो हमारा खुलासा क्या निकला, कुकिंग किल जर्म, इम्प्रूव टेस्ट, सॉफ्ट फूड एंड मेक डाइजेशन ईजियर। तो कुकिंग से क्या काम होता है, एक तो जरासीम किल हो जाते हैं, टेस्ट बेहतर हो जाता है, खुराक नरम हो जाती है और उसको हज़म करना भी आसान हो जाता है। बट नॉट ऑल द फूड्स नीड कुकिंग इफ़ दे आर ऑलरेडी सेफ एंड ईजी टू डाइजेस्ट। लेकिन अगर कुछ ग़ज़ाएँ पहले ही सॉफ्ट भी हैं और सेफ़ भी हैं तो उनको कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू फायरवर्क्स लुक स्पेक्टेकुलर। कहते हैं जो आतिशबाजी है वो इतनी अच्छी क्यों दिखती है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो रिएक्शंस इन दिस एक्टिविटी। उसमें कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो इतना शानदार नज़ारा पेश करती हैं। फायरवर्क्स लुक सो अमेजिंग बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस दैट हैपन वेरी फास्ट एंड रिलीज लाइट, हीट, कलर एंड साउंड एट वंस। कहता है जो आतिशबाजी है, फायरवर्क्स होते हैं ना, वो इसलिए इतने अच्छे दिखते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनकी मदद से लाइट भी निकल रही होती है, हीट भी निकल रही होती है, कलर भी आ रहा होता है, दूसरा साउंड भी आ रही होती है।
तो वो केमिकल रिएक्शन काफ़ी तेज़ी से हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे काम एक ही वक्त में होते हैं। यानी उसमें हमें लाइट भी देखने को मिलती है, हीट भी आ रही होती है, कलर्स भी मुख्तलिफ प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और साथ में साउंड भी मुख्तलिफ तरह की आ रही होती है। अब ये काम कैसे करते हैं? हेयर इज़ आउट इट वर्क्स। फायरवर्क्स कंटेन केमिकल्स लाइक ऑक्सीडाइज़र। फायरवर्क्स में ना मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स होते हैं। मेनली क्या होते हैं? पहले नंबर पे ऑक्सीडाइज़र्स। ऑक्सीडाइज़र्स होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, मसलन पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरे नंबर पे है फ्यूल्स। फ्यूल होता है जैसे चारकोल फ्यूल के तौर पे भी होगा। और तीसरे नंबर पे उस पर कुछ सॉल्ट होते हैं मेटल्स के। तो ये 3 केमिकल्स होते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं। व्हेन यू लाइट अ फायरवर्क, कहता है जब आप उसको आग लगाते हैं, अ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट, तो एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। इट इज़ एक्सोथर्मिक, और वो केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक, यानी उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। मीनिंग इट रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी हीट द मेटल कंपाउंड इनसाइड द फायरवर्क। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है ना, ये उस मेटल कंपाउंड को भी हीट करेगी जो कि उस फायरवर्क में मौजूद है। दीज मेटल गेट्स एक्साइटेड एंड रिलीज कलर्ड लाइट व्हेन दे कूल डाउन। अब जब वो मेटल के कंपाउंड्स को हीट मिलेगी ना, तो उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो कुछ देर के बाद ना वो वापस से उनकी एनर्जी कम होगी, यानी वो कूल डाउन होंगे। तो इस प्रोसेस के दौरान ना वो मुख्तलिफ कलर्स की लाइट एमिट करते हैं जो कि फिर हमें देखने को मिलती हैं। साथ उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं मुख्तलिफ मेटल सॉल्ट्स की। अब हर मेटल सॉल्ट के होते हैं ना अपनी प्रॉपर्टी होती है, यानी वो मुख्तलिफ तरह के कलर्स शो करता है। जैसे स्ट्रोंशियम के कंपाउंड्स जो हैं वो रेड लाइट देंगे या रेड कलर शो करते हैं। कॉपर के कंपाउंड ब्लू या ग्रीन कलर शो करते हैं। सोडियम के कंपाउंड्स येलो कलर शो करते हैं। बेरियम के कंपाउंड्स कौन से शो करते हैं? ब्राइट ग्रीन कलर। तो हर कंपाउंड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और वो मुख्तलिफ तरह के कलर्स शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अब अगले चैप्टर की वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।